ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यार इतने दिनों बाद मतलब शायद 10-15 दिन हो गए हैं कोई वीडियो नहीं आई थी चैनल पे। तो मैंने सोचा क्यों ना एक नई एनिमे शुरू करे जिसका नाम है फेलियर फ्रेम। और यार इस एनिमे के ऑलरेडी अभी 5 एपिसोड आ चुके हैं और इसी वजह से यही रीज़न है कि मैं इस वीडियो के अंदर 4 एपिसोड कवर करने वाला हूँ। अब यार तुम पूछोगे भाई 4 कर रहा था तो 5 ही क्यों नहीं किए। तो यार देखो 4 की बात अलग है, उसके बाद जो 5वां आया है वो बिल्कुल न्यू है, मेरे ख्याल से आज ही या कल आया है मेरे ख्याल से वो एपिसोड। तो वो मैं इस वीडियो के आते साथ ही डाल दूंगा, एक दिन के अंदर अंदर आ जाएगी, ठीक है ना। तो समझ रहे हो ना यार, एसईओ की वजह से उस पार्ट को अलग डाल रहा हूँ, बस सिंपल सी बात ये है। ओके, और मुझे माफ़ करना यार, काफ़ी दिनों से इस चैनल के ऊपर कोई अपडेट नहीं था। बहुत लोग सोच रहे थे कि मैं चैनल छोड़ के भाग चुका हूँ। अभी यार देखो, मेरी बकवास नहीं सुननी तो आप आगे कर सकते हो, मैंने टाइम स्टैम्प दे रखा होगा जहाँ से असली वीडियो शुरू हो रही है। लेकिन जो मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि नहीं यार, मैंने यूट्यूब को गिव अप नहीं किया है। भले मैं सोच रहा था, ऑलमोस्ट गिव अप कर चुका था, लेकिन काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे प्यारे प्यारे कि यार हम आपको मिस कर रहे हैं भाई, वीडियो डालना मत छोड़ो प्लीज़। और काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि नेक्स्ट वीडियो कब आएगी, नई आने में कब शुरू करोगे। तो इसी वजह से मैंने सोचा फेलियर फ्रेम शुरू करते हैं और इसका वीकली एपिसोड आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा हम हो सकता है एक और एनिमे शुरू करें जिसका नाम है आलिया समटाइम्स हाइड्स हर फीलिंग्स इन रशियन, ओके, या फिर आई पैरी एवरीथिंग। ये कुछ नए एनिमेस है जो अभी चल रही है। अफसोस की बात यह है कि इनके 3-4 एपिसोड ऑलरेडी आ चुके हैं, लेकिन तुम अपने भाई को जानते हो यार, एक ही वीडियो में 4 एपिसोड कर देंगे कवर, तो यार क्या दिक्कत क्या आएगी, है कि नहीं। अगला एपिसोड तो नेक्स्ट वीक ही आएगा। एनीवे यार, काफ़ी लंबा खिंच गई है इंट्रो, है कि नहीं, बट आपको अपडेट देना ज़रूरी था। अभी के लिए हम ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। 4 एपिसोड इसमें अच्छे से कवर करने की कोशिश करूंगा, सारी की सारी डिटेल्स कवर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। वीडियो में बने रहना और लाइक कर दो यार, वीडियो स्टार्ट होने से पहले सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। चलिए फिर ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। अब यार एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे हमें एक लड़के के बचपन का सीन दिखाया जाता है जो कि हमारा प्रोटैगनिस्ट होने वाला है, मेमोरी टोका। ओके, यहाँ पे हमें काइंड ऑफ सोलो लेवलिंग जैसी स्टोरी दिखाई जाती है। मैं तुम्हें कोई स्पॉइलर नहीं देना चाहता। हमें दिखाया जाता है कि इस बच्चे के साथ इसके पेरेंट्स बहुत बदसलूकी से पेश आते थे, ठीक है ना। इसको मारते थे, पीटते थे, अगर ये खाना भी नहीं खाता था तो और भाई उसको मतलब ऐसी तैसी करके रखते थे। एनीवे यहाँ पे हमें फिर से अभी का सीन दिखाया जाता है। बेसिकली टोका ये सारी की सारी चीज़ें याद कर रहा होता है। वो ये सोचता है कि दुनिया में कितने बुरे लोग मौजूद है, ठीक है ना। इस बस के अंदर भी यहाँ पे कुछ ऐसा सही सीन चल रहा होता है। एक ओया माडा नाम का बंदा होता है जो कि सोगो नाम की लड़की को काफ़ी परेशान कर रहा होता है। उसकी नॉवल वगैरह को देख के वो उसको चढ़ा रहा होता है कि तुम एक रोमांटिक नॉवल पढ़ती हो क्या, तुम लवी डवी टाइप की लड़की हो। और यार कमाल की बात यह है कि इस बस के अंदर किसी में भी हिम्मत नहीं होती कि इस लड़के का सामना कर सके। सबके सब लोग अपनी ही चीज़ों में व्यस्त होते हैं, मतलब यार किसी को कोई लेने देना नहीं होता, यहाँ तक कि टीचर्स को भी कोई लेने देना नहीं होता, ठीक है ना। अब टोका यहाँ पे मन में यही सोच रहा होता है कि अगर वो बेसिकली इधर स्टैंड अप भी करेगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो बिल्कुल हवा की तरह है। हवा की तरह इन द सेंस कि वो क्लास के अंदर कोई पॉपुलर बच्चा नहीं है, वो बिल्कुल चुपचाप शांत रहता है, ठीक है। उसकी कोई औकात नहीं है, मतलब बेसिकली वो वीक है कह सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे जब ओयामाडा भाई रेन कॉन्टैक्ट मांग रहा होता है इस लड़की का, या फिर मैं बोलूँ इंस्टाग्राम कॉन्टैक्ट या फिर पर्सनल नंबर, तुम कुछ भी कह लो, रेन का मतलब नहीं पता मेरे को, ठीक है, वहाँ का कुछ होगा। एनीवे टोका यहाँ पे कन्फ्रंट करता है इस बंदे को और कहता है कि उसको परेशान मत करो, बस बहुत हो गया है। तो ओयामाडा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह से हंसता है, उसको मजाक की तरह लग रहा होता है। वो कहता है भाई तुम अपने आप को क्या समझ रहे हो, कोई प्रिंस हो क्या तुम जो उसको बचाने के लिए आ गए। एनीवे सोगा ऐसा लगता है कि टोका को अच्छे से जानती है तो बनता भी है, ठीक है। यहाँ पे एक किरीहारा नाम का बंदा होता है जो कि काइंड ऑफ इनका लीडर टाइप होता है, ठीक है। अब यार ओयामाडा किरीहारा से मदद मांगता है, लेकिन किरीहारा कहता है कि मेरे से कोई उम्मीद मत रखो, मुझे मेमोरी से कोई लेने देना नहीं है, ठीक है ना। और तुम भी चाहे तो उसको इग्नोर कर सकते हो या फिर शांति से उसकी नॉवल उसको वापस कर सकते हो, जो तुम्हें करना है वो करो, ठीक है, मुझे बीच में मत घसीटो। एनीवे इसके बाद यहाँ पे ये सारा मामला शांत हो जाता है। ओयामाडा ये नॉवल सोगो को वापस दे देता है, ठीक है। अब बेसिकली ये लोग जब यहाँ पे बैठे होते हैं, इसके बाद भी यहाँ पे ओयामाडा काफ़ी चुल वाला बंदा होता है और यहाँ पे ये एक यासु नाम का बंदा या बंदी, यार देखो मेरे को अभी इसका जेंडर रिवील नहीं किया है, मुझे नहीं पता इसका जेंडर, ठीक है। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना अगर आपको पता हो तो भाई उसको लात मार मार के भाई परेशान करता रहता है, ठीक है। जिसके बाद यहाँ पे टीचर इनको शांत कर देता है और कहता है कि बस करो, बहुत हो गया तुम्हें, और जब तक मैं तुम्हारा टीचर हूँ तब तक ये हरकतें मत करना, उसके बाद कर लेना चाहे तो, ठीक है। अब यहाँ पे टोका यही सोचता है कि यार उसके अंदर इतनी हिम्मत कैसे आई ये सब करने की, वो एकदम से ऐसे खड़ा कैसे हो गया उस बंदे का सामना करने के लिए। शायद ये सब उसके ड्रीम की वजह से हुआ था। तो जब वो ये सब सोच रहा होता है तभी हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि ये सब के सब लोग एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं, ठीक है। और यहाँ से असली एनिमे शुरू होती है, ठीक है। अब यार वो रियल वर्ल्ड था, ये एक फैंटेसी वर्ल्ड है। ओके, अब आपको समझ आ गया होगा, हल्का हल्का आइडिया लग गया होगा अगर आपने सोलो लेवलिंग देखी है तो। लेकिन यहाँ पे एक गॉडेस होती है जिसका नाम वाइसेस होता है, या फिर मैं कहूँ विशियस, ठीक है ना। देखो सबटाइटल्स में विशियस लिखा है, लेकिन अगर मैं फैंडम रिसर्च की थी मैंने तो उसमें वाइसेस लिखा हुआ है। अब मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में कि तुम क्या चाहते हो कि मैं इसको क्या बोलूँ। अभी के लिए मैं इसको गॉडेस बोलता हूँ, ठीक है। तो गॉडेस यहाँ पे इन सब का शुक्रिया अदा करती है। वो बताती है कि यार इन सारे के सारे वॉरियर्स को ईवल डीमन एम्पायर से लड़ने के लिए यहाँ पे बुलाया गया है। तो बेसिक
बेसिकली इवल डीमन एम्परर काफी तबाही मचा चुका है पहले, और पिछले टाइम के जो वॉरियर्स थे उन्होंने उसकी वाट लगा दी थी, लेकिन अब वो फिर से आजाद होने वाला है, तो इसलिए इन सब के सब लोगों को यहाँ पे बुलाया है। लेकिन ये तो सिर्फ आम स्टूडेंट्स है, ये कर क्या सकते हैं। अब बेसिकली यहाँ पे इनका टीचर तो फ्लैट हो चुका होता है गॉडेस के ऊपर, ठीक है, और इस गॉडेस की गोल्डन आइज होती है। अब यहाँ पे टोका अपने आप को पिंच करके देखते हैं कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रहा, लेकिन ये कोई सपना वगैरह नहीं देख रहे होते। भले ही स्टूडेंट्स यहाँ पे नहीं मानते, किरिहारा बोलता है कि हम तुम्हारी बात क्यों माने, अगर हम वापस जाना चाहें तो बेसिकली गॉडेस यही कहती है कि उसके लिए तुम्हें रिवर्स समनिंग रिचुअल करना पड़ेगा, और उसके लिए तुम्हें एक जादुई एलिमेंट की जरूरत है जिसका नाम है इवल एलिमेंट। ओके, और उसको पाने के दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि तुम ग्रेट डीमन एम्परर को हरा दो और उसका दिल उसी एलिमेंट का सोर्स है, ठीक है, और दूसरा रास्ता यह है कि तुम उस एलिमेंट में से रिलीज हुई एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लो इससे पहले कि ग्रेट डीमन एम्परर मर जाए, ठीक है ना। तो यार ये नेकलेस है जिसके अंदर ये उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। बेसिकली ये सब के सब लोग पहले कोई बात वगैरह नहीं मानते इन लोगों की, लेकिन गॉडेस यहाँ पे नीचे बैठ जाती है और इनसे रिक्वेस्ट करती है कि तुम लोग प्लीज हमारी मदद करो। इधर बीच में हमें यहाँ पे एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक अजीब सा बंदा होता है, इंसान होता है या फिर पता नहीं इन्हीं की दुनिया का होता है, पता नहीं, लेकिन एक डीमन यहाँ पे होता है जो कि उस इंसान को यहाँ पे खा जाता है, जिसके बाद गॉडेस यहाँ पे अपनी ताकत दिखाती है फायरबॉल की, ठीक है, और इस डीमन को जला के रख देती है, जिससे कि काफी लोगों को यकीन हो जाता है कि ये इनकी दुनिया नहीं है, ना ही ये कोई सपना देख रहे हैं, ये बिल्कुल एक अलग ही दुनिया है जहाँ पे मैजिकल स्किल्स होते हैं। ओके, तो यहाँ पे अब समय आ चुका होता है इनके हिडन स्किल्स को पता लगाने का। अब यहाँ पे एक ऑर्ब टाइप होता है, एक गोला टाइप होता है, जिसके ऊपर हाथ रख के इनकी एनर्जी लेवल्स का पता लगाया जा सकता है, बिल्कुल सोलर लेवलिंग की तरह, ठीक है। अब यार मैं सोलर लेवलिंग का रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ जिससे कि तुमको आसान हो इस एनिमे को समझना। अगर आपने सोलर लेवलिंग देखी नहीं है तो मैं नॉर्मली लेके चलता हूँ, ठीक है। एनीवे, यहाँ पे इस गोले की ग्लो से पता चलेगा कि भाई कितना पावरफुल है कोई बंदा, ठीक है। यहाँ पे कुछ एस रैंक के बंदे भी निकलते हैं, जिसमें से एक किरिहारा भी होता है जो कि देख के लग रहा होता है कि काफी ज्यादा ताकतवर है, ठीक है। एस रैंक का मतलब है स्पेशल रैंक, ठीक है। इनकी क्लास में से काफी सारे बच्चे ए रैंक और एस रैंक के होते हैं, ठीक है, जिसका मतलब ये है कि ये काफी ज्यादा ताकतवर है। इवन सुगो भी एस रैंक की होती है, जिसके बाद फाइनली यहाँ पे टोका का नंबर आता है और उसका जो ग्लो होता है वो पर्पल कलर का होता है, जिसका मतलब ये है कि वो काफी ज्यादा वीक है। वो अपनी रैंक जब पूछता है तो गॉडेस उसको पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं, सब उसे इग्नोर कर देते हैं। वो यही सोचता है कि वो इस दुनिया में भी एक बैकग्राउंड कैरेक्टर बन के रह चुका है, एक हवा की तरह, ठीक है, जैसे वो अपनी क्लास में हुआ करता था। एनीवे, यहाँ पे जब यासु आती है, अब यार मेरे को नहीं पता यार ये लड़की है लड़का, मैं फिर से आपसे बोल रहा हूँ, ठीक है, उसका जो ग्लो होता है वो डार्क होता है। इसका मतलब ये है कि वो एक डार्क हीरो में से एक है जो कि पहले भी देखा गया है एक बार, और वो काफी ज्यादा ताकतवर हुआ करता था। ओके, यहाँ पे टोका अपने स्टैट्स को चेक करता है जो कि काफी ज्यादा कम होते हैं, और वो एक ई रैंक का हीरो बोल सकता हूँ, ठीक है ना। और उसके इनहेरेंट स्किल्स होते हैं, ठीक है, जो कि होते हैं पैरालाइज और पॉइजन, और ये दोनों ही लेवल 1 के होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे गॉडेस यही कहती है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। वो यहाँ पे ई रैंक के टोका मेमोरी को सामने लेके आती है। वो बताती है कि यहाँ पे जो कमजोर लोग हैं उनकी कोई जरूरत नहीं है, और तुम सबसे ज्यादा कमजोर हो, इसलिए तुम्हें डिस्पोज किया जाएगा, यानी कि खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन इस डिसीजन के बाद जो क्लासमेट्स होते हैं या फिर जो साथी होते हैं वो बुरा मान जाते हैं। इस वजह से यहाँ पे टोका को एक मौका दिया जाएगा। उसे यहाँ पे एक मैजिक सर्कल के अंदर खड़ा कर दिया जाता है और उसे कहा जाता है कि तुम्हें यहाँ पे अबैंडन्ड रूइंस में भेजा जाएगा। अगर वहां से तुम जिंदा बाहर निकल गए तो हम तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे और तुम हमारी टीम में रह सकते हो, ठीक है ना। भले यहाँ पे टोका कहता है कि मेरा जो स्किल है पॉइजन वाला और पैरालाइज वाला, ये काम आ सकता है, तो गॉडेस बताती है कि जो एबनॉर्मल स्टेट वाले स्पेल्स और स्किल होते हैं ना, इनकी असलियत में कोई औकात नहीं होती। लो लेवल के डीमन भी नहीं मरते इन स्पेल्स से, तो इसलिए तुम फेलियर फ्रेम की कैटेगरी में आते हो, और यही एनिमे का नाम है, ठीक है ना। इसका तो ये है कि ये बंदा ही एक फेलियर है, हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है। एनीवे, यहाँ पे वो पहले थोड़ा परसिस्ट करता है कि मेरे को मत भेजो एंड काइंड ऑफ ऐसी बातें करता है, तो सारे के सारे क्लासमेट उसके खिलाफ ही होता है और उसे कहते हैं तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या, निकलो यहाँ से। इवन यहाँ पे यासु फिर से आती है और वो आके यहाँ पे टोका के कंधे पे हाथ रखती है। ओके, बेसिकली यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि पहले शायद टोका और यासु अच्छे दोस्त थे, लेकिन अब यासु के अंदर काफी ज्यादा एटीट्यूड आ चुका है और वो भी यही कहती है कि तुम निकलो यहाँ से, तुम्हारे अंदर तमीज नहीं है क्या, ठीक है, एक अबैंडन्ड हीरो हो तुम। जाने से पहले यहाँ पे एक लेदर का बैग दिया जाता है उसको, ठीक है, जिसके अंदर एक जेम लगा हुआ होता है। भले सोगो इस चीज के खिलाफ होती है और वो कहती है कि प्लीज उसको मत भेजो, उसके साथ ऐसा मत करो, ठीक है, और वो पूरी कोशिश करती है और अपना हमला करने की भी कोशिश करती है वो गॉडेस के ऊपर, लेकिन भाई गॉडेस उसकी ऐसी तैसी कर देती है और उसको मुक्का मार के बेहोश कर देती है। जिसके बाद और कोई चारा नहीं होता और गुस्सा आता है इधर बेसिकली टोका को, और वो अपने पैरालाइज मैजिक का इस्तेमाल करता है, लेकिन इस मैजिक से कोई फर्क नहीं पड़ता गॉडेस को, ठीक है ना, या फिर मैं कहूँ अभी टोका काफी ज्यादा कमजोर है। ओके, जिसके बाद यहाँ पे वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और किरिहारा भी अपने मैजिक का इस्तेमाल करके देखता है और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एक बैरियर टाइप बना हुआ है, ठीक है, और ये लोग अपने मैजिक का इस्तेमाल यहाँ पे पूरी तरह से नहीं कर सकते हैं। एनीवे, सबके सब लोग कहते हैं तुम निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ, और हमें बताया जाता है एक बचपन का सीन जहाँ पे वो अपने आप को कह रहा होता है कि जो तुम्हारे अंदर का अच्छा इंसान है ना, तुमने
उसे ही बाहर निकाल के रखा है और तुम लोगों को बस ये दिखाते हो कि तुम एक अच्छे इंसान हो, लेकिन जो तुम्हारी असली पर्सनैलिटी है वो अभी तक तुमने किसी को नहीं दिखाई है। तो बस उसको कंट्रोल करना बंद करो और उसको बाहर आने दो, ठीक है। जिसके बाद वो यहाँ पे गॉडेस से ही कहता है कि तैयार रहना, क्योंकि अगर मैं वहां से जिंदा बच गया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। अब बेसिकली वो यहाँ पे काफी अंधेरी जगह पे आ चुका होता है, यहाँ पे रुइंस टाइप होते हैं, ओके, और उसकी काफी वाट लग रही होती है। एक मॉन्स्टर यानी कि डीमन उसके पीछे पड़ चुका होता है और वो भाग रहा होता है पूरी तरह से, ओके। उसको समझ नहीं आता वो क्या करे, उसको लगता है वो मर जाएगा। और जब वो पूरी तरह से अपनी उम्मीद हार चुका होता है तो वो अपना हाथ आगे करके जब पैरालाइज बोलता है तो इस मैजिक से यहाँ पे ये डीमन एक तरीके से पैरालाइज हो जाता है और उसे ऐसा लग रहा था कि लो लेवल के डीमंस पे ये मैजिक काम नहीं करेगा जैसे कि गॉडेस ने कहा था, लेकिन ऐसा लगता है कि रुइंस में और उस फैंटेसी दुनिया में अलग तरीके से चीज़ें काम करती है। अभी पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुका होता है टोका कि यार गॉडेस ने उसको कंफ्यूज करके भेजा है यहाँ पे, ओके ना। एनीवे यहाँ पे एक बर्ड डीमन भी आता है, उसको भी यहाँ पे पैरालाइज कर पाता है टोका और धीरे धीरे करके उसको अपने स्किल्स के ऊपर भरोसा होने लग जाता है, लेकिन उसके जो एमपी होती है वो काफ़ी ज़्यादा गिर चुकी होती है, यानी कि मेन पॉइंट्स कह सकते हैं शायद, या फिर उसकी कोई अलग फुल फॉर्म है तो प्लीज़ मेरे को बताना, ओके ना। जिसके बाद जो पीछे मिमेटोर था, वो जो डीमन था वो भी वापस आ चुका होता है। इसका मतलब ये है कि ये जो पैरालाइज मैजिक है मतलब इसकी भी एक लिमिटेशन है, थोड़ी देर बाद डीएक्टिवेट हो जाता है, ठीक है ना। उसे पता होता है कि उसको यहाँ पे आसानी से मरना नहीं है, उसको इन सब का सामना करना है, तो वो अपने पैरालाइज मैजिक का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, ठीक है। दूसरी ओर यहाँ पे हमें एक लड़की का सीन दिखाया जाता है जो कि एक नदी के पास बैठी होती है और उसके लंबे लंबे कान होते हैं, यानी कि वो एक एल्फ होती है, ठीक है। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी, यहाँ पे जो स्किल्स है टोका के, वो जो अपने स्किल का इस्तेमाल कर रहा है पैरालाइज वाले, उससे उसके मेन पॉइंट्स कम हो रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन अब उसके पास यही एक चाह रहा है इन जीवों से लड़ने का, यानी कि इन डीमंस से लड़ने का। ये डीमंस भाई हमला करना शुरू कर देते हैं टोका के ऊपर। वो जब फिर से पैरालाइज का इस्तेमाल करता है तो यहाँ पे हमें एक नोटिफिकेशन दिखाया जाता है जहाँ पे लिखा आता है कि एक ही स्किल बार बार एक ही टारगेट पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब उसका एक और स्किल होता है जो कि होता है स्लीप का, वो यहाँ पे स्लीप स्किल का इस्तेमाल करके इस डीमन को सुला देता है। देखा जाए तो यार मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी ये चीज़ें मेरे को। और यहाँ पे एक टाइमर टाइप भी चल रहा होता है कि कितनी देर तक ये स्किल काम करेगा और काइंड ऑफ काफ़ी ज़्यादा थक चुका होता है, ठीक है ना। हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि पीछे से और भी सारे डीमंस आने लग जाते हैं, लेकिन वो एक एक करके सबको पैरालाइज करना शुरू कर देता है और उसकी मेंटल लिमिट भी टच होने लग जाती है, ठीक है ना। अब ऑब्वियस सी बात है यार, वो काफ़ी ज़्यादा थक रहा है, उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी का तो इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि उसके एमपीज तो खत्म हो चुके हैं, ठीक है ना। जीरो होते हैं उसके मेन पॉइंट्स और धीरे धीरे करके वो पैरालाइज करता है। अब मैं आपको बता दूं कि उसने जो वो बर्ड डीमन था उसको पॉइजन स्पेल भी दिया था, ओके, जिस वजह से यहाँ पे वो मर जाता है थोड़ी देर बाद और उसके मरते साथ ही यहाँ पे भाई टोका लेवल अप हो जाता है। अब यार ये मेरे को काफ़ी अच्छी चीज़ लगी यहाँ पे अगर देखा जाए तो, जिसके बाद यहाँ पे आसानी से टोका पैरालाइज कर पाता है इन सारे के सारे डीमंस को और वो यही सोचता है, पहले तो कंफ्यूज होता है कि वो लेवल अप कैसे हो गया, लेकिन उसको समझ आ जाता है कि अगर वो पैरालाइज करे और पॉइजन से इन डीमंस को मारे तो वो आसानी से लेवल अप हो सकता है, ठीक है ना। इसका मतलब यह है कि अब वो यहाँ से जिंदा बाहर निकल सकता है, वो किसी तरह तो इस जगह को टक्कर दे सकता है। हमें यहाँ दिखाया जाता है कि अब वो अलग अलग टारगेट्स को एक साथ पैरालाइज कर सकता है और बेसिकली अपने पैरालाइज और पॉइजन स्पेल का इस्तेमाल करके वो इन सब के सब लोगों की वाट लगाता है, यानी कि डीमंस की, और धीरे धीरे करके उसका जो लेवल होता है वो भी अपग्रेड होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये काफ़ी कमाल की चीज़ होती है। वो अपने स्लीप वाले स्किल का भी इस्तेमाल करता है और धीरे धीरे करके सब स्किल्स को लेवल अप करना शुरू कर देता है। यहाँ पे ये जितने भी सारे के सारे डीमंस होते हैं इनको अब वो अपनी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करते हैं और जो बच्चे कुछ डीमन होते हैं वो डर के यहाँ से भाग जाते हैं। उसको यहाँ पे कुछ इंसानों के स्केलेटन मिलते हैं, वो उनके लिए प्रेयर करता है कि वो भी बेचारे यहाँ पे भेजे गए होंगे अबैंडन रूइंस में, क्योंकि उनके लेवल्स काफ़ी ज़्यादा कम होंगे और इन इंसानों को उन्हीं डीमंस ने मारा होगा, ठीक है ना। अब बेसिकली यहाँ पे भाई काफ़ी देर से है टोका और उसको भूख लग रही होती है काफ़ी ज़्यादा। अब उसे समझ नहीं आता कि वो करे क्या, ओके। तो यहाँ पे जो डीमंस की लाश पड़ी होती है वो उनको काटने की कोशिश करते हैं उनको खाने के लिए, लेकिन भाई बहुत मोटी चमड़ी होती है इनकी, तो वो उसकी आँख खाने की कोशिश करता है। तो भाई ये आँख का टेस्ट भी बिल्कुल एसिड जैसा होता है और उसकी वाट लग जाती है। वो यही सोचता है कि इनकी पूरी बॉडी एसिड से बनी है क्या। तो वो देखता है कि जो उसका लेदर वाला पाउच था उसका जो जेम का कलर है ना वो चेंज हो चुका है, ओके। हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी मैजिकल एनर्जी का जब इस्तेमाल करता है तो इस लेदर पाउच के अंदर से थोड़ी जर्कीज और कोको कोला निकलती है, मतलब थोड़ा खाने का सामान उसको मिलता है और अब उसको समझ आ जाता है कि उसको अपनी एनर्जी का इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे आगे और भी काफ़ी सारे डीमंस आते हैं और बेसिकली उसके लिए अब काफ़ी ज़्यादा ईजी हो चुकी होती है चीज़ें। अब उसको अपने स्किल्स का इस्तेमाल करना आ गया है और मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो पैरालाइज और पॉइजन वाला स्किल है ये सच में काफ़ी ज़्यादा कमाल का है कि नहीं। वो बचपन का किस्सा याद करता है कि जब उसके पेरेंट्स उसको परेशान करते थे, उसके डैड खास करके उसको मारा पीटा करते थे, तब उसको काफ़ी गुस्सा आता था और वो कहता था कि एक दिन वो अपने डैड को मार डालेगा। अब मुझे नहीं पता वो डैड उसके असली है या नहीं, अभी क्लियरिटी नहीं दी, लेकिन उसके आंटी और अंकल ने उसको बचाया था, ओके। और उसको बिल्कुल फैमिली की तरह रखा था और उसको काफ़ी अच्छे से पाल पोस के बड़ा किया, ओके ना। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो टोका का लेवल होता है वो 957 तक पहुँच चुका होता है। मुझे नहीं पता यहाँ पे
क्या नंबर्स हैं, लेकिन 957 सच में काफ़ी ज़्यादा है यार, तुम्हें नहीं लगता? और मेन पॉइंट्स की जहाँ तक बात करें तो वो 31,000 तक पहुँच चुके होते हैं। हमें दिखाया जाता है टोका यहाँ पे आगे बढ़ता रहता है और वो आसानी से इधर इन डीमंस की वाट लगाता है। जब वो इधर आता है तो इधर एक गेट होता है जिसके बाहर एक जेम होता है जो कि उसकी मैजिकल एनर्जी से खुलेगा। इस गेट को ओपन करने के बाद वो अंदर देखता है कि एक कपल होता है जो स्केलेटन बन चुका होता है, ठीक है। बेसिकली ये लोग यहाँ पे छुपे हुए होंगे, ओके। और ये सारे के सारे लोग इंसान हैं यार, जिनको डीमंस ने मारा होगा या फिर ये डीमंस से छुपे रहे यहाँ पे और भूख से मर गए, ठीक है ना, समझ रहे हो ना तुम। बेसिकली यहाँ पे इन लोगों के पास काफ़ी सारे जेम्स वगैरह होते हैं और टोका ये सब ले लेता है। वो सबके सब गेट्स को खोल के देखता है और एंड वाले गेट में यहाँ पे हमें एक स्पेशल स्केलेटन दिखाया जाता है जो कि एक सेज का होता है, ठीक है ना, जिसका नाम होता है एंगलिन बाथार्ड। वो इस लैंग्वेज को समझ पाता है और वो इस पूरे स्क्रिप्ट को पढ़ता है, ठीक है ना। हमें बताया जाता है कि एंगलिन है द हीरो ऑफ डार्कनेस। अब आपको याद होगा जो यासु है वो भी डार्क हीरो बनी है, ठीक है ना। तो एंगलिन जो है वो आज तक का सबसे ज्यादा ताकतवर डार्क हीरो है, इसी की बात हो रही थी पहले, ठीक है। एंगलिन बताता है कि गॉडेस विशियस ने उसको यहाँ पे जबरदस्ती भेजा क्योंकि मेरी उसको जरूरत नहीं थी। अगर तुम यहाँ से किसी तरह बाहर निकल जाओगे तो मैं तुमसे एक फेवर चाहता हूँ, तो प्लीज मेरा काम पूरा करना। और बेसिकली ये यहाँ पे खत्म हो जाता है। एनीवे, इस सेज के समान में यहाँ पे फॉरबिडन आर्ट्स की एक बुक टाइप भी होती है जिसमें फॉरबिडन मैजिक होता है, ठीक है ना, जो कि उसके काम आ सकता है। इसके अलावा उसको एक स्क्रॉल भी यहाँ पे मिलता है जिसके अंदर कुछ अलग ही एंशिएंट लैंग्वेज लिखी होती है और ये लैंग्वेज टोका को बिल्कुल भी समझ नहीं आती। ये जो बुक होती है इसके अंदर लिखा होता है कि सोल ईटर से बच के रहना, उसी ने यहाँ पे सारे के सारे लोगों को मारा है, ठीक है ना। तो यार सोल ईटर यहाँ का मेरे ख्याल से सबसे खतरनाक डीमन होने वाला है और मुझे तो पता ही है, मैं तो देख चुका हूँ, मैं तुम्हारे लिए सस्पेंस बना रहा हूँ बस, ओके। यहाँ पे जितनी भी लाशें मिलती है उन सबके लिए यहाँ पे टोका प्रेयर करता है जिससे हमें पता चलता है कि कितना दिल का अच्छा है वो। फाइनली यहाँ पे वो मेन गेट के पास आ चुका होता है जो कि ऊपर जाने में उसकी मदद करेगा, रूइन से बाहर निकलने में, ठीक है ना। अबैंडन रूइन से बाहर निकलना इतना आसान होगा ये तो तुम्हें पता ही होगा, नहीं बिल्कुल आसान नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे गेट के पास ही सोल ईटर होती है, ठीक है ना। तो यार इस मॉन्स्टर को हराना होगा उसको, ओके। इधर टोका अपनी एबिलिटीज पे बिल्कुल कॉन्फिडेंट होता है, उसे ऐसा लगता है कि वो आसानी से हरा देगा इसको। वो आता है यहाँ पे अपने पैरालाइज मैजिक का इस्तेमाल करता है और भाई उसके हाथ को चीर दिया जाता है एक ही सेकंड के अंदर और हमें पता चल चुका है कि भाई सोल ईटर कोई मजाक नहीं है। एनीवे, सोल ईटर यहाँ पे खुद आगे बढ़ने लग जाती है और ये जगह यहाँ पे टूटने लग जाती है, ओके। अब वो यही सोचता है कि यार जो आज तक का स्ट्रॉन्गेस्ट डार्केस्ट हीरो था एंगलिन, वो भी नहीं हरा पाया इसको, तो यार मैं तो फिर भी मतलब बच्चा ही हूँ भी इस मामले में। एनीवे, भले ही सोल ईटर को पता होता है कि टोका यहाँ पे है लेकिन वो फिर भी आराम से आगे बढ़ रही होती है। दूसरी ओर यहाँ पे बाहर हमें एक लड़की का सीन दिखाया जाता है जो कि इस एंशिएंट रूइंस के गेट के पास होती है लेकिन वो किसी से बच रही होती है यहाँ पे, ठीक है ना। हमें फिर से इधर टोका का सीन दिखाया जाता है और ये सोल ईटर अपने मुंह से कुछ क्या बोलूं इसको, कुछ गिराती है और इसके अंदर से ना स्लाइम टाइप होता है ये और स्लाइम के लोग बनने लग जाते हैं। तो बेसिकली जितने भी लोगों की आत्मा उसने खाई है, सोल ईटर है ना वो, तो उन सब लोगों का जो फेशियल एक्सप्रेशन था ना लास्ट मरने से पहले, उन फेशियल एक्सप्रेशन वाले अजीब से लोग आगे बढ़ने लग जाते हैं। अब यार टोका को पता होता है कि इन दी एंड ये जो सोल है ये इंसानों की है तो उसको काफ़ी परेशानी होती है इनको ख़त्म करने में। भले वो इनको पैरालाइज कर देता है लेकिन उनके ऊपर पॉइजन स्पेल का इस्तेमाल नहीं करता। वो अपना हाथ ऊपर करके रखता है और वो कहता है कि मैं बाकी इंसानों को नहीं मार सकता और वो बिल्कुल ऐसे बिहेव करता है कि जैसे बिल्कुल वो टूट चुका है और भाई वो हार मान चुका है, वो मरने के लिए तैयार है। लेकिन एंड में आके वो नोटिस करता है कि जो सोल ईटर होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और टोका को समझ आ जाता है कि सोल ईटर को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है टोका का ये बिहेवियर, उसका ये डर, उससे उसको काफ़ी ज़्यादा खुशी मिल रही है और ऐसा बिहेव कर रही है वो जैसे उसको उसका असली शिकार मिल चुका है। और इसी वजह से यहाँ पे सोल ईटर अपना गार्ड डाउन कर देती है और टोका अपने पैरालाइज मैजिक का इस्तेमाल कर पाता है ईजिली और उसको पैरालाइज कर देता है। मतलब बेसिकली वो नाटक कर रहा था वीक दिखने का और इसलिए वो जीत गया है, ठीक है ना। यहाँ पे वो अपने पॉइजन स्पेल का भी इस्तेमाल करता है, ठीक है। और फाइनली वो सोल ईटर की वाट लगा देता है, ठीक है। इस सोल ईटर को खत्म करने का जितने भी सोल्स को उसने खाया था, जितने भी लोगों को उसने मारा था, वो सबके सब लोग आते हैं यहाँ पे और शुक्रिया अदा करते हैं टोका का। एंड में वो सेज भी आता है और वो कहता है अपना प्रॉमिस याद रखना और उस गॉडेस को खत्म करना। अब भले यहाँ पे टोका कहता है कि वैसे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने कोई तुम्हारे साथ डील नहीं की थी कि मैं उस गॉडेस को खत्म करूंगा, लेकिन वैसे वो काम तो मुझे करना ही है। एनीवे, यहाँ पे सोल ईटर का जेम वो ले लेता है और वो गेट पे लगा देता है जिसके बाद ये गेट ओपन हो जाता है और फाइनली टोका इस दुनिया से बाहर यानी कि सॉरी अबैंडन रूइन से बाहर निकल जाता है। अभी भी वो है फैंटेसी वाली दुनिया में, ठीक है ना। अब यार दूसरी ओर यहाँ पे हमें बाकी वॉरियर्स का सीन दिखाया जाता है यानी कि स्टूडेंट्स का सीन दिखाया जाता है। ये सबके सब अपने वेपन्स का इस्तेमाल करके यहाँ पे मौजूद डीमंस को मार रहे होते हैं, वेपन्स और साथ के साथ एनर्जी और मैं या फिर बोलूँ पावर्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। खासकर किरिहारा, ओके। यासु भी इधर अपने डार्क मैजिक का इस्तेमाल करना सीख चुकी होती है। और दूसरी ओर यहाँ पे हमें कोवाटो का सीन दिखाया जाता है जो कि एक शरीफ सी बच्ची होती है, काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है और वो मतलब ऐसी लड़की होती है जो कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, ठीक है। जिसके बाद इकुसाबा नाम की लड़की इधर
अंदर आती है और उसको आके थोड़ा बहुत मोटिवेट तो नहीं बोलूंगा, मतलब यार थोड़ी ईवल सी लग रही होती है ये बंदी, ठीक है। अब इसका फर्स्ट नेम होता है असागी और ये बोलती है, ठीक है, कि मेरे को असागी ही बोलो, ठीक है ना। तुम्हें पता है हमारी क्लास में काफी सेल्फिश लोग हैं और हमारी क्लास को एस रैंक से लेके ई रैंक तक बांट दिया गया है और मैं एक बी रैंक की हीरो हूँ, तो तुम मेरे फैक्शन को ज्वाइन कर सकती हो। मुझे पता है तुम डी रैंक में हो और किरीहारा ग्रुप में तो बिल्कुल भी नहीं जा पाओगी। अब तुम्हें याद है ना टोका के साथ क्या हुआ था, कहीं अगला नंबर तुम्हारा ना हो, तो इसलिए चलो फिर अपनी ताकतों को इस्तेमाल करो और आगे बढ़ो। यहाँ पे इन लोगों ने एक डीमन को पकड़ रखा होता है और बेसिकली ये लोग कहते हैं कि इस डीमन को मारो, जिसके बाद फाइनली थोड़ा परसिस्ट करने के बाद वो डीमन को मार देती है और वो काफी बुरा फील करती है, उसको रोना आ रहा होता है। वो यहाँ पे एक पास्ट का इंसिडेंट याद करती है जब वो एक बिल्ली को देखती है जो घायल होती है और तब टोका ने मदद की थी उस बिल्ली की, ठीक है ना। तो यहाँ पे उसको काफी रिग्रेट हो रहा होता है कि उस समय जब टोका को सजा दी जा रही थी तब वो कुछ भी नहीं कर पाई, ठीक है ना। अब आपको याद होगा सोगो को तो भाई बेहोश कर दिया गया था, अब वो होश में आ गई होती है, उसके पेट में अभी भी हल्का हल्का दर्द हो रहा होता है क्योंकि भाई उसको काफी अच्छा खासा मुक्का पड़ा था, ठीक है ना। तो वो यहाँ पे गॉडेस से मिलने के लिए आती है और गॉडेस बताती है कि कई सारे ऐसे लोग हैं, रिक्रूट्स हैं जो कि बिल्कुल भी खड़े नहीं उतर पा रहे और उनको सजा दी जाएगी। तो यहाँ पे भाई आपको पता होगा सोगो एक एस रैंक की हीरो बनी थी और वो ये कहती है कि उन सब के बदले मैं मदद करूंगी, उन सब का बदले का काम मैं करूंगी, ठीक है ना। तो प्लीज उनको कोई सजा मत दो, ठीक है ना। एनीवे गॉडेस यहाँ पे आके माफी मांगती है सोगो से और सोगो कहती है कि भाई वैसे देखा जाए तो उसका हाथ काफी ज्यादा ठंडा था। दूसरा यहाँ पे हमें फिर से उसी लड़की का सीन दिखाया जाता है। अब यार मैं इस लड़की का तुम्हें नाम तो बता दो लेकिन अभी इंट्रोडक्शन हुआ ही नहीं तो मैं कैसे बताऊं इसका नाम। एनीवे अभी थोड़ी देर में इसका नाम पता चल जाएगा। ये कुछ लोगों से बच के भाग रही होती है और ये लोग भी भाई मतलब उसका शिकार कर रहे होते हैं काइंड ऑफ, ठीक है ना। इनमें से एक काफी बड़ा ठरकी होता है और ये व्हाइट वॉकर होती है टीम, ओके ना। दूसरा यहाँ पे हमें टोका का सीन दिखाया जाता है जो कि जब यहाँ पे बाहर आता है तो वो कहता है कि उसकी एबिलिटीज काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और अब उसे यहाँ पे मौजूद डीमंस के ऊपर टेस्ट करके देखना चाहिए। तभी वो देखता है साइड में से कुछ आवाज आती है, यहाँ पे स्लाइम वाले डीमंस होते हैं और भाई 4-5 डीमंस मिलकर एक छोटे से डीमन को परेशान कर रहे होते हैं। इसको देख के तो उसको खुद की याद आ जाती है तो वो इन सबको पैरालाइज कर देता है, जिसके बाद यहाँ पे उसके पास ऑप्शंस आते हैं कि वो पार्शियल रिलीज भी कर सकता है और पूरी तरह से हटा सकता है, मतलब उसके पास सब काफी सारे ऑप्शन आ चुके हैं। तो वो इन सबको डरा के भगा देता है और एंड में बचता है छोटा वाला डीमन, अभी भी उसको उसने पैरालाइज कर रखा होता है। वो कहता है मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, तो अब मैं जब तुम्हें आजाद करूंगा तो मेरे ऊपर हमला मत करना प्लीज, ठीक है ना। बस मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, उन सबका डट के सामना किया तुमने और अब तुम जा सकते हो, ठीक है। जिसके बाद वो उसको आजाद कर देता है। टोका यहाँ पे अपने रास्ते जाने लग जाता है लेकिन वो स्लाइम उसके पीछे पीछे आने लग जाता है। उसको काइंड ऑफ उसमें भाई सेफ्टी दिखाई दे रही है इसलिए वो उसके साथ जाना चाहता है। इधर हमें दिखाया जाता है वो लड़की सेंस कर पाती है व्हाइट वॉकर की टीम को और वो ये सोचती है कि यार बस वो थक जाएगी थोड़ी देर बाद ही, अब ऐसे में तो वो पकड़ी जाएगी, है कि नहीं। यहाँ पे फॉरबिडन आर्ट वाले बुक को पढ़ रहा होता है टोका अपना, ठीक है ना। और इस बुक के अंदर एक ऐसी आर्ट होती है जिसमें जो ये स्लाइम है इसको और भी ज्यादा ताकतवर बनाया जा सकता है। अब है तो ये भी एक डीमन ही और अब क्योंकि ये टोका के साथ है तो एक तरीके से उसका पेट बन चुका है, ठीक है, जो कि टोका के काम भी आ सकता है। एनीवे वो उसका काफी अच्छे से सपोर्ट कर रहा होता है, उसके पीछे भी नजर रख के बैठा होता है, ठीक है ना। यहाँ पे टोका फाइनली इसका नाम रखता है पिगी मारू और अच्छा यार अब इस बंदे को एक नाम भी दे दिया, मतलब डीमन को। दूसरा यहाँ पे भी दिखाया जाता है वो लड़की पूरी तरह से लड़ने के लिए तैयार हो चुकी होती है लेकिन सारे के सारे जो बंदे होते हैं व्हाइट वॉकर के इनका सामना टोका से हो जाता है। अब भाई टोका तो यहाँ पे बिल्कुल एक डरे हुए बच्चे की तरह बिहेव कर रहा होता है और ये सबके सब लोग सोचते हैं कि भाई इसकी वाट लगा देंगे, इसको खत्म कर देंगे एंड ऑल, लेकिन भाई पता ही है टोका कुछ ज्यादा एक्टिंग कर रहा होता है। मेरे को भी थोड़ी देर को लग रहा कि यार ये कोई और बंदा तो नहीं है, लेकिन वो इजीली इनमें से एक को पैरालाइज कर देता है। ये सबके सब लोग गुस्सा हो जाते हैं और पहले तो यहाँ पे टोका को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था कि यार उसको इंसानों को नहीं मारना और बेसिकली वो इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन ऐसे इंसान जो कि उसको मारना चाहते हैं और जो कि ईवल है ऐसे इंसानों को मारने में उसको कोई दुख नहीं है। एनीवे टोका यहाँ पे इन सबके सबकी वाट लगा देता है, कोई ज्यादा खेल नहीं होता है, ठीक है। और वो लड़की समझ जाती है, उसको प्रेजेंस फील नहीं होती उन लोगों की और उसको समझ आ जाता है कि उससे भी कोई बड़ी चीज उसके पीछे है। यहाँ पे टोका आते साथ ही इस लड़की को पैरालाइज कर देता है और वो कहता है कि दूर से उसने उसको देखा तो उसके अंदर से खतरे की घंटी नहीं दिखाई दी, तो उसने सोचा कि वो आके इस लड़की से खुद बात करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे वो पार्शियल रिलीज कर देता है उसके फेस के ऊपर से पैरालिसिस, ठीक है, जिससे कि वो थोड़ा बहुत बोल पाए। ओके, वो लड़की उन चारों बंदों के बारे में पूछती है और कहती है कि उनके साथ क्या हुआ और क्या तुम उनसे लड़े, तो टोका बता देता है कि हाँ मैंने उन सबको मार डाला। तो यार इस बात पे विश्वास नहीं होता उस लड़की को। एनीवे उसको भरोसा हो जाता है थोड़ी देर बाद टोका के ऊपर, क्योंकि यार मतलब वो खुद शरीफ सी है सच बताऊं तो तुमको। उसके बदले यहाँ पे टोका कुछ इन्फॉर्मेशन मांगता है इस जगह के बारे में, ठीक है। वो लड़की बताती है कि ये उर्जा किंगडम का सर्दर्न फॉरेस्ट है, ओके। और एक आखिरी सवाल होता है टोका का कि ये जो स्क्रॉल है इसके अंदर कौन सी लैंग्वेज है। वो लड़की कहती है कि मेरे को तो ये लैंग्वेज नहीं पता, ये एंशिएंट लैंग्वेज है, लेकिन मैं किसी को जानती हूँ जो कि इसको पढ़ सकती है। फॉरबिडन विच है उसका नाम, जो कि गोल्डन डीमन जोन में रहती है, ठीक है ना। अब इन दोनों का यहाँ पे हिसाब किताब बराबर हो चुका होता है, तो टोका कहता है कि तुम्हारा टाइमर खत्म होने वाला है, यानी कि थोड़ी देर बाद ही तुम्हारा पैरालिसिस हट जाएगा, ठीक है, तो चिंता वाली कोई बात नहीं है, लेकिन तब तक के लिए मैं तुम्हारी
सेफ्टी की कोई गारंटी नहीं लूंगा। टोका यहाँ से निकल जाता है और उसे पता होता है कि थोड़ी देर बाद हो सकता है वो लड़की उसके ऊपर हमला करे, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, दूसरे यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि शहर में पोस्टर्स लगे होते हैं, वांटेड पोस्टर्स, और ये वांटेड पोस्टर होते हैं सेरस एशरेन नाम की लड़की के लिए, और ये वही एल्फ होती है और इसके ऊपर एक इनाम भी है। ठीक है ना, मतलब ये वांटेड है एक तरीके से। ठीक है, यहाँ तक कि गैंगस्टर्स भी इसके पीछे पड़े हुए होते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमें मिल्क सिटी का सीन दिखाया जाता है। अब यहाँ पे इन लोगों को लड़ाई करने वालों की जरूरत होती है, जिस वजह से यहाँ पे घुसना काफी ज्यादा आसान होता है टोका के लिए। भले उसके पास कोई हथियार नहीं होता, उससे पूछा जाता है, लेकिन वो ये कहता है कि उसे पता नहीं था कि ये इतनी कमाल की जगह होगी। एनीवे, यहाँ पे उसको एंट्री दे दी जाती है इस शहर के अंदर। ठीक है, उसका सामान भी चेक नहीं किया जाता। यहाँ पे वो आता है रूम मांगने के लिए, तो भाई हमें दिखाया जाता है कि ये बंदा काफी ज्यादा रूड होता है, मतलब थोड़ा चिड़ा हुआ होता है। ओके ना, और वो बोलता है जितना पैसे उससे थोड़े ज्यादा ही देता है टोका, और इससे ये बंदा काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जब उससे उसका नाम पूछा जाता है तो वो अपना नाम बताता है, हाथी स्कॉल। अब यार हाथी नाम है उसका, मैं टोका बोलूंगा, लेकिन ठीक है ना। एनीवे, वो यहाँ पे रूम वगैरह ले लेता है, अपना कपड़े वगैरह को धो लेता है। उसके कपड़े काफी गंदे हुए होते हैं। शाम को वो शहर में घूमने जाता है। वो ये सोचता है कि एक फैंटेसी दुनिया में जो जो दुकानें हो सकती है, जो जो हम सोच सकते हैं, वो सारी दुकानें यहाँ पे है। यहाँ पे एक एडवेंचरर्स गिल्ड नाम की जगह भी होती है। ठीक है, जिसके बाद शहर घूम के वो वापस आ जाता है और यहाँ का खाना खा के काफी ज्यादा खुश होता है वो। ठीक है, साइड में कुछ लोग पी रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। यहाँ के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर्स की, जैसे कि सिल्वर वुल्फ नाइट्स, ओके, मैजिक नाइट्स और ब्लैक ड्रैगन नाइट्स। ठीक है, ब्लैक ड्रैगन नाइट्स के अंदर भाई ड्रैगन्स की आर्मी है, 5 ड्रैगन्स ही काफी है सबकी वाट लगाने के लिए। तो यार अलग अलग चीजें। एनीवे, यहाँ पे कुछ चावल लेके आया होता है पिगी मारू के लिए टोका। ठीक है ना, अब आपको याद होगा उसे गोल्डन डीमन जोन के अंदर फॉरबिडन विच से मिलना है। ओके, इसके अलावा वो लोग कुछ रूइंस के बारे में बात कर रहे थे कि आगे चल के रेड होने वाले रूइंस में। ठीक है ना, तो यार जो मिल्स का डंजन है, रूइंस है, वहां पे इनकी रेड होगी, तो इससे भी यहाँ पे टोका का फायदा हो सकता है। अब मैं आपको बता दूं कि पिगी मारू को स्ट्रेंथन करने के लिए जो एजेंट की जरूरत है वो स्केलेटन किंग के बोन से मिलेगा। ठीक है ना, अब यार स्केलेटन किंग रूइंस के अंदर है, इसी वजह से यहाँ पे उसको रूइंस के अंदर जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे ये राजा टाइप होता है जो कि बताता है कि तुम वहां से जो भी सामान लोगे वो तुम्हारा हो जाएगा। इसके अलावा तुम्हें 300 गोल्ड कॉइन्स भी दिए जाएंगे, और जो भी सामान तुम उधर से लेके आओगे और अगर बेचना चाहते हो तो वो हम काफी हाई प्राइस पे खरीदेंगे तुमसे, काफी सारा पैसा मिलेगा तुम्हें। इसके अलावा तुम्हें ये ड्रैगन आए वाला ट्रेजर कप है, वो वहां पे कहीं छुपा हुआ है, वो तुम्हें ढूंढ के लाना है। ओके, तो यार जो स्ट्रेंथनिंग एजेंट चाहिए टोका को इस डील के हिसाब से वो अपने पास रख सकता है उसे, तो चिंता वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पे ये लोग लाइन पे लग जाते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए, और इधर एक बंदा होता है जो कि काफी अजीब सा ही होता है, और वो इस लड़की को परेशान टाइप कर रहा होता है। वो यही कहता है कि तुम वही लड़की हो ना, वही प्रिंसेस जिसके पोस्टर पूरे शहर में छपे हुए हैं, मेरे को पता है कि वो तुम ही हो। अब बेसिकली वो कहता है कि ये एक एल्फ है, लेकिन वो लड़की कहती है मैं एल्फ नहीं हूँ। तो ये बंदा कहता है फिर चाहे तुम कितना भी झूठ बोल लो, उर्जा किंगडम में एल्फ्स इतने नहीं है, तो अभी तुम्हारे कान से पता चल जाएगा, वही सच बोल देंगे। ठीक है, वो यहाँ पे उसका चोगा टाइप जब निकालता है तो हमें दिखाया जाता है कि ये कोई प्रिंसेस नहीं है, कोई एल्फ नहीं है, बल्कि एक आम इंसान है। ठीक है, जिसका नाम है मिस्ट बर्कस, और इस लड़की से हम पहले भी मिल चुके हैं। ओके ना, तो यार ये बंदा यहाँ पे शर्म के बारे नीचे गिर जाता है, ऊपर से इसको एम्बैरस फील होता है, तो ये भाई उल्टा उसी लड़की के ऊपर गुस्सा हो जाता है। अब टोका यहाँ पे आता है, आके मिलता है मिस्ट से। ये दोनों आपस में थोड़ी बातचीत करते हैं, और टोका कहता है कि क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो रूइंस के अंदर जाने के लिए, जो जो सामान मेरे को चाहिए उस शॉपिंग के लिए, उसके बदले में तुम्हें थोड़ा इनाम दे दूंगा, थोड़े पैसे दे दूंगा। ठीक है ना, तो इन दोनों के बीच में डील हो जाती है। यहाँ पे मिस्ट मदद करती है टोका की कुछ हथियार खरीदने में, उसके बदले वो यहाँ पे 3 सिल्वर कॉइन्स देता है भाई मिस्ट को, जो कि मिस्ट के लिए काफी ज्यादा होते हैं। वो कहती है वैसे मुझे ट्रैवलिंग की जरूरत थी तो उसके लिए शुक्रिया। ओके, अब यहाँ पे भी दिखाया जाता है कि मिस्ट को चक्कर से आने लग जाते हैं, और बेसिकली उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो रखे होते हैं, और इससे हमें दिखाया जाता है कि उसकी नींद कई दिनों से पूरी नहीं है। ठीक है ना, रूइंस की रेडिंग इधर शुरू हो जाती है, और यहाँ पे 2 बंदे तो भाई भागते हुए आ रहे होते हैं। इधर मिनिएचर मिनोटॉर होते हैं, और इसको तो आसानी से खत्म कर देता है टोका। ठीक है ना, इन डीमन से लड़ने के बाद टोका को एक चीज समझ आ जाती है कि जब वो अबैंडन रूइंस में डीमंस को हरा रहा था तो उसकी एक्सपी काफी तेजी से बढ़ रही थी, उसके एक्सपीरियंस पॉइंट्स काफी तेजी से बढ़ रहे थे, और वो काफी ज्यादा खतरनाक भी थे। लेकिन ये वाले डीमंस ना लल्लोपन जो है काइंड ऑफ, ठीक है ना, इनको मारना भी काफी आसान है, और इनके बदले साथ ही साथ ज्यादा पॉइंट्स भी नहीं मिलते। अब आपको वो बंदा याद होगा जो कि भाई खुद ही बेइज्जती खा के आ गया था उस लड़की से, वो यहाँ पे प्लान बना रहा होता है उस लड़की को मारने का, और ये 2 बंदे मजे लेने की सोच रहे होते हैं। ठीक है ना, एनीवे टोका ये सारी की सारी बातें सुन लेता है और आके इनको कन्फ्रंट कर देता है। बेसिकली ये लोग मारने की सोचते हैं टोका को, लेकिन भाई आप जानते हैं टोका यहाँ पे क्या करेगा, वो इन सबको पैरालाइज कर देता है और इनके ऊपर पॉइजन स्पेल भी डाल देता है। ओके ना, ऑब्वियसली बात है यहाँ पे ये लोग टोका को मारने की धमकी देते हैं कि हम यहाँ से निकलेंगे तो मार डालेंगे, तो टोका कहता है जब तो मैं तुम्हें यहाँ पे जिंदा नहीं छोड़ रहा। अब ऑब्वियसली बात है यहाँ पे एक नई लेयर ओपन हुई होती है, उस नई लेयर के अंदर जाने से पहले इधर टोका थोड़ा रेस्ट करता है, तकरीबन 3 घंटे वो सो गया होता है। वो जब यहाँ पे आता है तो वो देखता है कि इधर फोर्स का वाइस लीडर होता है, और वो यही कहता है कि यहाँ पे हमने देखा है कि सारे के सारे जो डीमंस है वो खुद मर गए और उनकी स्किन पीली पड़ चुकी थी। ठीक है ना, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है और हम यहाँ से निकल
निकल रहे हैं, ठीक है ना। सेबर टूथ टाइगर की टीम भी इधर होती है और ये सब के सब लोग यहाँ से जा रहे होते हैं और ये टोका को भी साथ चलने के लिए कहते हैं, लेकिन टोका मना कर देता है कि मैं ऐसे ही ठीक हूँ। भले ये लोग कहते हैं कि आगे अगर तुम किसी मर्सनरी से मिले हो तो उन्हें भी ये चीज़ बता देना। इधर फाइनली टोका इस गेट के अंदर एंटर करता है और यहाँ पे वो ड्रैगन आई वाला कप रखा होता है। उसे पता चल जाता है, इतनी जापानीज स्टोरी टेलिंग देखी है हम सब ने, कि वो जो ड्रैगन का स्टैचू है वो असली ही है। जैसे वो उस कप को उठाएगा या अटैक करेगा तो उससे पहले ही टोका उसको पैरालाइज करके पॉइजन दे देता है और ये मर भी जाता है, ठीक है। गेट खुलता है और मिस्ट अंदर आ जाती है। ये कप टोका मिस्ट को दे देता है और वो कहते हैं मुझसे ज्यादा इसकी तुम्हें जरूरत है, वैसे भी मैं किसी और चीज की तलाश कर रहा हूँ। एनीवे यहाँ पे एक बेसमेंट होता है और उस बेसमेंट के अंदर असली डीमन होता है जिसकी जरूरत यहाँ पे टोका को होती है। अब मिस्ट कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ और टोका पहले मानता नहीं है, लेकिन एंड में वो यही कहता है कि ठीक है, अगर तुम इतनी जिद कर रही हो तो तुम मेरे साथ चल सकती हो, लेकिन कंडीशंस हैं कुछ। मुझे नहीं पता मैं बाहर कब निकलूंगा, तो मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी अगर तुम अकेले बाहर जाना चाहोगी तो, ठीक है ना। और हम सिर्फ और सिर्फ एस्कॉर्ट और एम्प्लॉयर हैं और इसके अलावा हमारा कोई रिश्ता नहीं है, ठीक है ना। तो मिस्ट कहती है ठीक है, फिर मैं अपनी जी जान लगा के तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो उसकी स्वॉर्ड होती है वो काफी ज्यादा कमाल की होती है भाई, वो भी अच्छी खासी होती है लड़ने में, ठीक है ना। यहाँ पे टोका पूछता है कि गोल्डन आई डीमन और नॉर्मल डीमंस में क्या फर्क है मिस्ट से। अब ऑब्वियसली बात है, मिस्ट यहीं पे रहती है तो उसको काफी ज्यादा नॉलेज है यहाँ के डीमंस के बारे में और तौर तरीकों के बारे में भी, ठीक है ना। मिस्ट बताती है कि गोल्डन आई डीमंस से तुम्हें काफी सारे एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है ना, और इससे जो दूसरी दुनिया की हीरोज हैं उन्हें लेवल अप होने में मदद मिलती है। तुमने सुना है दूसरी दुनिया से भी हीरोज आते हैं। अब शायद मिस्ट को नहीं पता है कि टोका भी उनमें से एक है। ओके, मिस्ट बताती है कि अगर वो लोग बाकी इंसानों को मारते हैं तो उनके एक्सपीरियंस पॉइंट्स नहीं बढ़ते, लेकिन डीमंस को मारने से उनके एक्सपीरियंस पॉइंट्स बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे याद आता है उसको कि जब उसने व्हाइट टाइगर वाले गिल्ड को हराया था, मतलब इन बंदों को मारा था, तो उसके एक्सपीरियंस पॉइंट्स नहीं बढ़े थे। ओके, मिस्ट बताती है कि कुछ गोल्डन आई वाले जो डीमन होते हैं वो इंसानों के साथ अच्छे से पेश आते हैं। कहानियों के हिसाब से एक स्पेशल मैजिकल एलिमेंट रिलीज किया गया था और इसके पीछे ग्रेट डीमन एम्परर का हाथ था, जो कि बुराई का सबसे बड़ा देवता है, ठीक है ना। और उसी की वजह से ज्यादातर डीमंस गोल्डन आई के बन गए थे और उनके अंदर की जो कमाल की ताकत थी वो भी बाहर आ गई थी। तो इसी तरह एक गोल्डन हीरो भी होता है जो कि किरीहारा है, आप जानते होंगे, नहीं जानते तो मैंने बता दिया, ठीक है ना। ये लोग यहाँ पे रेस्ट करने के लिए रुकते हैं और अब यहाँ पे सेंस हो रहा होता है मिस्ट को कि कोई ना कोई तो डीमन आसपास है बहुत देर से, लेकिन उसकी जो सेंसेशन है वो काफी कम है। तो इधर समझ जाता है टोका कि उसको सेंसेशन हो रही है पिगी मारू की। वो यहाँ पे दिखा देता है पिगी मारू को कि ये मेरे को मिला था और ये मेरे साथ ही रहता है। तो मिस्ट समझ जाती है कि ये बिल्कुल हार्मलेस है। उसको काफी नींद आ रही होती है और टोका इधर मिस्ट को सोने के लिए कह देता है और अपने स्लीप मैजिक का इस्तेमाल करके उसको सुला भी देता है, जिससे कि वो गिरती पड़ती ना रहे। हमें दिखाया जाता है कि मिस्ट के सोते साथ ही इधर वो चेंज हो जाती है सेरस एशरेन में, यानी कि वो एल्फ और कोई नहीं बल्कि मिस्ट ही है, ठीक है ना। दूसरी ओर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है उन लोगों का सीन जो कि बेसिकली सेरस के पीछे पड़े हुए थे और ये बंदा काफी ज्यादा ताकतवर होता है, ठीक है ना। ह्यूमैनिटी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो होता है सिवेट गार्लैंड, ओके, और वो ये सोचता है कि वो होगी कहाँ पे। एनीवे ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है और जो 5th एपिसोड आएगा वो यार मैं जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। 4 एपिसोड मैंने इसलिए पहले कवर कर दिया जिससे कि थोड़ा रिदम बन जाए तुम लोगों के लिए। अब यार ये काफी लंबी वीडियो हो चुकी है, मेरे को पता है। ओके, अब मुझे पता है तुम्हें मजा आया होगा शायद, यार मुझे नहीं पता, अभी जब तक अपलोड नहीं करूंगा तब तक नहीं पता मेरे को कैसा रिस्पॉन्स रहेगा, क्योंकि पहली बार डाल रहा हूँ चैनल पे। ओके, अब यार अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो चैनल पे नए हो तो। नया एपिसोड जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आ जाएगा 1-2 दिन में। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।